बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, इस बार ईद उल फितर बड़े एक और अंदाज से आप बना रहे हैं और ये बड़ा एक मुश्किल मरला था पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए। कोरोना के वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, जिसकी वजह से खौफ की फ़ज़ा हर तरफ मौजूद रही। रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर भी इस बार जिस तरीके से तरावी अदा की जाती हैं, नवाफिल अदा की जाते हैं, मसाजिद भरी होती थी, शायद इस वायरस से बचने के लिए उस तरीके से मुसलमान अपनी मसाजिद के अंदर बड़े बड़े इज्तिमात भी नहीं कर सके। मकसद क्या था? मकसद यही था कि कोरोना वायरस की जो वबा है ये ना फैले और लोग इस बीमारी से महफूज रहें। अब ईद भी इसी लिहाज से मुतासर ज़रूर हुई है। बड़े बड़े जो इज्तिमात ईद के, फिर उसके साथ ईद पे मिलना और ईद पे लोगों के पास जाना, यकीनी बात है एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इस वक्त पेश नज़र हैं सब के लिए, और उससे बच के लोग चाहते हैं कि ईद की खुशियाँ भी हों और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएँ। फिर एक मुश्किल मरला इस लिहाज से भी है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है। इतने अरसे से रोज़गार के मौके लोगों के लिए जो है महदूद हुए हैं, आमदन महदूद हुई है, कई लोग बेरोज़गार हुए और एक ऐसी कैफियत से पूरी पाकिस्तानी कौम आज भी गुज़र रही है कि बहुत से लोग ईद पे जो खुशियाँ मनाया करते थे, शायद वसाइल की कमी के बायस आज वो उन खुशियों से भी महरूम हैं। और यही मौका है हम सब के लिए, आप सब के लिए, कि हम ईद की खुशियों में उनको शरीक करें। और जो कपड़े जैसे कि हर साल हर ईद पे नए कपड़े बनाए जाते हैं, पहने जाते हैं, जो ख़र्चा किया जाता है अपने बच्चों के ऊपर, अपने अजीज़ व क़ारब पर, उसको डिवाइड करके अगर हम करें अपने मुलाजमीन के ऊपर, अपने उन रिश्तेदारों के ऊपर कि जो मुतासर हुए इस वायरस के दौरान, जिनका कारोबार, जिनकी मुलाजमत, जिनके ज़रिए आमदन मुतासर हुआ, ताकि वो भी ईद की खुशियों में प्रॉपर शरीक हो सकें। खराज तहसीन है इस पूरे माह के अंदर अपनी इंतज़ामिया को, डॉक्टर्स को, सिविल इदारों को, आर्म फोर्सेस को, और उसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट हमारे जो इस मुश्किल हालात में भी आज भी काम कर रहे हैं, उस कोरोना वायरस के दौरान भी काम करते रहे, आप तक इत्तलात की बरवक्त फराहमी के लिए, आवाम को बेदार करने के लिए, शऊर की बेदारी के लिए, फिर वायरस के हवाले से जो हिफाजती तदाबीर सामने रखी गई उनको फैलाने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। आज इस मौके पर हम चाहते हैं कि उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाए। कुछ आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरिद इस लिहाज से भी होगा कि हम कुछ बात करेंगे ईद की भी, ख़ास तौर पे जर्नलिस्टों की बात भी करेंगे, मीडिया अरकान की बात भी करेंगे कि इस मुश्किल हालात में उन्होंने कैसे काम किया। फिर इस ईद का मकसद क्या होता है, होना क्या चाहिए, आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, ये भी आज का प्रोग्राम का हमारे साथ मौजू होगा। लेकिन आज कोई सियासतदान हमारे साथ मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे अपने कोलीग्स, हमारे न्यूज़ टेलीविज़न से वाबस्ता लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं, जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, आज के मेहमान वो होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा महीना उन्होंने कैसे गुजारा, इस वायरस के दौरान भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे अदा की, ईद के मौके पे पैगाम उनका क्या है अपने लिए, अपने अजीज़ व क़ारब के लिए, फैमिली के लिए, पाकिस्तान के दीगर लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं क्या। जब किसी कौम पे मुश्किल वक्त आता है तो शायद फिर हम सब की ज़िम्मेदारी कई हद तक बढ़ जाती है। इस मुश्किल वक्त में हमें सब ने एक दूसरे का साथ भी देना है, तभी जाके कौमें किसी क्राइसिस से निकल पाती हैं। और आजकल जो मसला है माली बहरान का, वो शायद इतना शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है कि हर फर्द को एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा ईद का पैगाम भी एक ऐसा पैगाम होता है, ईद खुशियों का नाम होता है और खुशियाँ बांटने का नाम होता है। तो मैं तारुफ भी आज से करवा दूँ, आज आपके मेहमान, जो हमारे आज के मेहमान हैं, उनका बीनिश सलीम, जिनको आप टेलीविज़न पे देखते हैं, न्यूज़ पर सीधी बात के नाम से प्रोग्राम करती हैं, बड़ी सीधी सीधी बातें करती हैं। आज भी हमारी इनसे यही ख्वाहिश होगी कि आज भी सीधी बातें करें, कोई ईद के मौके पे पूरी कौम के लिए और आप सब के लिए ऐसी बातें कि जिस पे हमें अमल दरामद भी करना है, अपनी खुशियाँ भी मनानी और दूसरों को भी इस खुशियों में शरीक करना। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान हैदर, हमारे मारूफ एंकर पर्सन है, आप इनको भी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। मेरे इधर लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं मोहम्मद उस्मान साहब, हर फराज प्रोग्राम के मेज़बान हैं, और ये मकबूल जान साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं न्यू टेलीविज़न के। उनके साथ आशा शाम 10 बजे सोमवार से लेके जुमरात तक अपना शो करती हैं। आज आशा शाम के साथ, आशा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। बीनिश प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए राइट हैंड, वो फिर ख़ास तौर पे ख़ातून को हमें चाहिए कि आपको टॉप प्रायोरिटी दें, और फिर आपने प्रायोरिटी ले भी लेनी है वैसे प्रोग्राम के दौरान भी, क्योंकि बाकियों ने खामोश हो जाना है, बोलते आपने रहना है। तो ये बताइएगा कि इस वायरस का जो इस वक्त इफ़ेक्ट है पूरी सोसाइटी के ऊपर, इन हालात में ईद फीकी फीकी सी नहीं लग रही है आपको?
कि ईद की खुशियाँ मनाना कदरे मुश्किल लगता है कि ना लोग उस तरीके से इत्माद कर पाएंगे, ना हो सकेंगे, ना लोगों के घरों में आना जाना उस तरीके से हो सकेगा। ये पहली ईद ऐसी होगी जो शायद उस तरीके से नहीं मनाई जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मलिक साहब जो भी आपने अपने शुरुआत में कहा उसमें मैं ऐड ही कर सकती हूँ, उससे बिल्कुल इख्तलाफ तो किसी सूरत है नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे तमाम देखने वालों को जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मौका दिया गया है कि हम अपनी तमाम तर गम को, टेंशन को, डिप्रेशन को भुला करके इस फेज़ में बहुत अच्छे तरीके से नई ज़िंदगी को वेलकम करें। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफ़ा मिला है। अब आपने पूछा कि एक महीने में, अगर आप ये सवाल मुझसे रमज़ान के शुरू में पूछते या रमज़ान की आमद पर पूछते तो मैं इसका एक अलग जवाब देती कि मलिक साहब बड़ी टेंशन हो गई, ओ गॉड ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। लेकिन जिस तरीके से पूरा रमज़ान गुजारा, आई थिंक सो कि दिस इज़ अ सिग्नल फ्रॉम गॉड। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया अपनी रूट्स से कनेक्ट करने का। कोरोना का क्राइसिस ना होता तो शायद ये बात मैं खुलेआम टेलीविज़न पर भी नहीं कहती, बिकॉज़ आपको पता है कि बहुत से तबकात हैं जिनको ये शायद बात पसंद ना आती कि शायद इससे पहले नमाज, रोज़ा, इबादत की इससे अच्छी सेल्फ डिसिप्लिन वाली पाबंदी मैंने नहीं की थी, क्योंकि हम भाग दौड़ में इतनी लगे रहते थे। एक नमाज में सो गई, कोई कज़ा पढ़ ली, कोई नमाज छोड़ दी, पूरा महीना शॉपिंग में गुजर जाता था। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, कि क्या पहनना है। और फिर हमें अपने शोज़ के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। चले हम इस प्रोफेशन में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल हेल्प होती है कि प्रिविलेज मिल जाता है, कोई स्पॉन्सर कर देते हैं, डिज़ाइनर वांट्स के हम आपके कपड़े पहने। लेकिन आम लोग जो आप लोग को देख रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम इन जैसे कपड़े पहने, जैसे हम लोगों को लोकअप करते हैं कि जी मॉर्निंग शो के अंदर इसने ये कपड़े पहने, इसने पहने। सो आई थिंक सो ये अपने आप में एक मैसेज जाता है कि जान है तो जहान है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अगर हम इस फेज से निकल आए, एक बड़ी अच्छी चीज़ इस कोरोना के पीरियड में हुई, वो मेरी सालगिरह आई। और ये मेरी पहली सालगिरह थी जो कि मैंने एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत गुजारी थी। मैं बड़ी सोशल पर्सन हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। केक और आपके दरमियान 4 फुट का फासला था या लोगों की और आपके दरमियान? नहीं, हम जूम पर थे, हम स्काइप पर थे। मेरी केक कटिंग जो है वो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए और जूम के ज़रिए हुई, बिकॉज मेरे बहन भाई दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं। सलमान हैदर, एक एंकर पर्सन की ईद कैसी होती है? लोग कहते हैं पुलिस वालों की कोई ईद नहीं होती, जर्नलिस्ट की कोई ईद नहीं होती, एंकर्स की कोई ईद नहीं होती, उन्होंने ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटी करनी होती है। नहीं, जिस तरह सबकी ईद होती है उस तरह एंकर्स की भी होती है। और मैं अपनी ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और बच्चों की ईदी तक कि हम भी कुछ बड़ों के छोटे हैं, हम भी वो ईदियाँ शीदियाँ लेते हैं और कपड़े शपड़े बनाते हैं। हाँ, इस बार की ईद डिफरेंट है, थोड़ी सी बहुत मुख्तलिफ है। हमने अपनी ईदों को सैलाब के दौर में भी देखा है, ज़लज़ले के दौर में भी देखा है। वो एक दुख और कर्ब वाली ईद थी, लेकिन ये ईद एहतियात वाली ईद है। इस 2 महीने में हमने अपनी बहुत ट्रेनिंग की है सर, और उस ट्रेनिंग की उस पार्ट को अगर मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ, थोड़ी सी तब्दीली वाली ईद भी है। ओ सर, ऑफ कोर्स, हमें बहुत सी चीज़ों के बगैर रहना आ गया है। हमें बहुत सी चीज़ों के बगैर रहना आ गया जिनको हम लाजिम और मलजूम समझते थे। तो और ऐसे में रमज़ान बीच में आया तो यकीन जाने अकवाले ज़रिए से आर्टिकल पहली बार इस बार पता चला कि वाकई इन दिनों के लिए रमज़ान फ़र्ज़ किए गए थे। ठीक है कि हमें केयर करनी आ जाए लोगों की, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं या हमारे पहने हुए कपड़ों को देखते हैं। तो मैं बताएं कि इस बार हमने नहीं बनाए, पहले सबके बनाते थे फिर अपने बनाते। इस बार अपने बनाने को दिल ही नहीं किया कि नहीं, अभी भी कोई है ऐसा कि जिसने नए कपड़े नहीं पहने, अभी भी कोई ऐसा है जिसके घर में वो एहतमाम नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा, लेकिन ईद मनाने का हुक्म है, उस हुक्म के साथ हमने मनाई भी है और उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये सब रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा आपका? यकीन जाने बहुत मज़ा आया। हाँ, सुनसान सड़कें देख के, आरपीएम को इतना मज़ेदार देख के, अब 8 दिन बाद टैंक फुल नहीं होता, अब 20 दिन बाद टैंक फुल होता है। कुछ चीज़ें बहुत, आधे घंटे का सफ़र 5 मिनट में सर, बड़ा एंजॉय। सड़कें खाली सर, लाहौर में क्रूज का बटन दबा के तो बड़े खुश होंगे ना कि पहले ईद पे सारे परदेसी चले जाते थे, इस दफा कोरोना ने घर में बंद कर दिया। सर, क्रूज का बटन दबा के लाहौर में गाड़ी चलाना कितना मुश्किल काम है, और अब यकीन जाने कि बहुत मज़ा किया है। बहुत लाइफ में बहुत चीज़ों की चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। उस्मान साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि ईद उल फितर का जो मकसद है बुनियादी तौर पे वो रोज़ों का एक शुक्राना भी है और ख़ास तौर पे खुशियाँ भी हैं रोज़ों के बाद। फिर अक्सर होता ये, हम देखते ये हैं कि अक्सर हमारी ज़िंदगी एक और तरीके से बदल जाती है। हम इस डिसिप्लिन को, इस ईद की खुशियों को पूरे साल पे मुहित नहीं करते। हम चाहते हैं कि ठीक है, ईद तो इवन अजीज़ कार भी मिलते हैं, लेकिन जो एक खलीज बनती जा रही है ख़ानदान में, दोस्तों में, फैमिलीज़ में, वो बढ़ती जा रही है। ईद आती है या ऐसे कोई त्यौहार आते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर लोग बिखर जाते हैं।
जी मलिक साहब, जैसे आपने सवाल पूछा कि जी रमज़ान के बाद चीज़ें अक्सर बदल जाती हैं, तो ये शायद हमारा रवैया भी है। हमारी बाद में जो ज़िंदगी है इतनी तेज़ हो जाती है, रमज़ान के अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ आ जाती है हमारे अंदर। फजर पढ़नी है, सहरी है, अफ्तारी है, पूरे मामूलात हैं। और इस दफ़ा का जो रमज़ान है इस लिहाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि इसके साथ साथ हमारे अंदर एक केयरिंग भी आ गई है लोगों को। और जो हमने पूरा महीना प्रोग्रामात के अंदर भी देखा, हमारी जितनी NGOs के साथ हमारी इंटरेक्शन रही है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इस दफ़ा इसार का जज्बा है लोगों ने मजमूई पूरी राशन की तकसीम और लोगों की माली मदद के वो बहुत ज़्यादा है। मसलन हम अल-खिदमत की बात करें, सैलानी की बात करें, अखुवत की बात करें, या बाकी जितनी भी तंजीमें इस पूरे कार्यकार में शरीक रही हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो लोग ये कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने अपने दिया, और ऐसी हैसियत कि जिसके पास एक वक्त की रोटी थी उसने आधी खाई और आधी दूसरे को दे दी, यहाँ भी जज्बा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम ये कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कोरोना उस लिहाज से उतना नहीं बढ़ा, उतनी हमारे यहाँ अमवात की शरह नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो क़ुव्वत है हमारे अंदर, लोगों का इसार और लोग जो खैरात करते हैं, और जिस लिहाज से लोगों ने किया है, और बड़े बड़े शहरों के अंदर से लेकर छोटे शहरों के अंदर। कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हमने उस पर बात भी की कि 75-72 साल के दो बुज़ुर्ग हैं, मतलब खिदमत की जैकेट्स पहनी हुई है उन्होंने, और राशन उठाए हुए लोगों के घरों पे राशन उठा के लोगों के घरों में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये तस्वीर बहुत सारी तस्वीरों से बहुत बड़ी तस्वीर और भारी तस्वीर है कि ये है। आशा एहतशाम भी एंकर, दोनों मियाँ बीवी एंकर, ये बड़ा मुश्किल नहीं होता संभालना घर में जाके? आप भी अपने ज़रा रोब झाड़ती होंगी, मैं करंट फेस बड़ा जानती हूँ, शाम कहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मुकाबला घर में होता है? नहीं, कोई मुकाबला नहीं होता घर में, बल्कि सरेंडर कर जाती हैं आप? सच बताओ, ये तो बड़ी पॉजिटिव, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ। उस्मान साहब को मेरे ऊपर शक हो रहे हैं, बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव किस्म की बात है। होता ये है कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले 4 दिन मेरा शो होता है और आखिरी 3 दिन एहतशाम का होता है, तो अब रोज़ाना हमारी डिस्कशन हो रही होती हैं। तो ये भी होता है कि जिन दिनों में मेरी छुट्टी होती है मैं कोई इशू मिस नहीं कर सकती, क्योंकि एहतशाम की एक आदत है कि वो मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज ये वाला टॉपिक है, आज बताओ ना ज़रा कौन सी खबर है, और इस तरह से तो हम एक दूसरे के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो फिर ये एक बहुत बड़ा प्लस होता है और आपकी स्ट्रेंथ बन जाता है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि रोब शोब हम झाड़ते हैं। यार मियाँ बीवी होके भी आप लोग करंट अफेयर की गुफ्तगू घर पे करते हैं, पता नहीं क्या लोग हैं आप। लेकिन एंकर्स है ना, अभी एंकर्स में कुछ आदत होती हैं। अभी जब बिनिश से पहला सवाल मलिक साहब ने किया है ना, तो बिनिश ने मलिक साहब को छोड़ा, सब चीज़ें छोड़ उसने कैमरे की तरफ देख के बस वो शुरू हो गई। तो वो एंकर की कुछ मिसाइल एंकर्स की कुछ मिसाइल होते हैं। बिनिश को तो ब्रेकें लगानी पड़ती है, आपको पता ही है ना हमेशा। हाँ जी, मेरे तो घर में ही असेंबली का सेशन हो रहा होता है, मेरी वालदा के साथ भी यही है। आयशा से भी ऑफ कैमरा में, मलिक साहब आपसे हम क्या अपना असेंबली का सेशन नहीं करो तो नहीं मलिक साहब ऐसे कभी चैनल की मुश्किलात खड़ी करती है बिनिश का ये मुसलसल जो बोलना ना बगैर ब्रेक नहीं, खैर ब्रेक के तो खैर नहीं लगती इसको। तो वो तो मलिक साहब डायरेक्टली आपका ही मसला होता है, आप ही फेस करते हैं, और फिर अल्लाह खैर सलाह। लेकिन विनिश कहती मैंने कहा क्या है, कुछ कहा ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। आई विल जस्ट से आई एम इन सेफ हैंड्स। एक ऊपर है और एक ये है, सो जब तक ये दोनों मेरे साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तो हम अपने सेफ हैंड्स की दुआओं के लिए हाथ तो बुलंद कर सकते। चलिए एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के वक्त एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बात होगी पाकिस्तान में ईद उल फितर की, और ख़ास तौर पे आज हमारे क्या मसाइल हैं और इस ईद पे कुछ नया, कुछ तब्दीली क्या है, ये भी इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। उस्मान साहब, हरफ राज में बैठ के आपको इस ईद शो में बुलाना ज़रा मुश्किल लगा? वहाँ तो आप फतुहात के झंडे गाड़ होते हैं, यहाँ ईद पे ज़रा बातें ऐसी करना, ईद कैसी हो, मुश्किल काम। फतुहात से मुराद क्या है कि गज़वा हिंद के लिए निकल जाते हैं? तो लगता ये है और ये सब जब आप बैठे होते हैं तो लोग जो टीवी पे देख होते हैं कहते हैं आज कोई मुल्क फतह करके छोड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जब तक आप बंदे को मिलते नहीं है ना, तो वो उसका तासुर आपके पास और किस्म का होता है। जब से हम औरिया साहब के साथ मिले हैं, उनके साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, गपशप करते हैं, तो एक इंटायरली डिफरेंट आदमी है। एक अदीब भी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं, शायद स्क्रीन वाले नहीं जानते कि जी उनके अंदर क्या है। जितने लतीफ़े वो आम महफिलों में सुनाते हैं, तो शायद हम वो लतीफ़े जो है वो कभी उनसे बैठ के सुने भी नहीं, और एक हट के भी जो जितनी बातें करते हैं। लेकिन जो चीज़ है, एक उनका एक ऑरा बन चुका हुआ है कि शायद लोग उनके बारे में एक ही तरह का राय रखते हैं और सोचते हैं, दूसरी तरफ नहीं जाते। लेकिन बैसियत ड्रामा नवीस शायद बहुत कम लोग उनको जानते हैं। बहुत कम लोग उनको शायद ये जानते होंगे कि शायद उनके कई ड्रामे जो हैं पीटीवी अवार्ड ले चुके हैं,
बेहतरीन राइटर हैं, उस किस्म के नज़में और गज़लें जो हैं वो लिखते हैं, और फिल बदी जो भी शेर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि जब से मेरा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो ना तो वो मेरे सामने कभी हाइपर हुए हैं। यानी उनके बारे में किसी ने सही कहा कि पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला, हाँ मैं बिल्कुल मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। ऐसे ही है। लेकिन वो यही है कि बात उनसे करने का भी मज़ा आता है, सीखने भी, बहुत लर्नड आदमी है, बहुत पढ़ते भी हैं, चीज़ों का उनको पता भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। मुश्किल मरला कौन था आपकी रिपोर्टिंग के दौरान, एंकरिंग के दौरान? मेरे ख्याल से एंकरिंग ज़्यादा मुश्किल मरहला है, बिकॉज वैसे तो खैर मैं बॉर्न फाइटर। कभी ऐसी मौका है कि आपने कहा गिव अप कर दें, छोड़ें, किस काम में लगे हुए हैं? मैं यही आपको कहने लगी थी कि इस फील्ड में भी, वैसे भी अगर इस फील्ड में ना भी होती, बॉर्न फाइटर हूँ, अंदर से ही है ये चीज़, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, कुछ नहीं हो सकता। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ ही गई रही थी, तो डरती नहीं हूँ। और उसकी वजह यह है कि शुरू में पहले घबरा जाती थी जब कोई प्रेशर आता था, लेकिन जिस तरह बंदा एक दफ़ा मरता है ना, उसी तरह एक दफ़ा डरता है। अब जो करना है कर लें, जो होगा देखा जाएगा। वी आर हेयर टू वर्क, हेयर टू स्टे, और हम अपना काम कर रहे हैं। एंड इसमें दोस्तियाँ भी हो जाती हैं, कुछ दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन इट इज़ ऑल स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सच बोलेंगे, सच बोलने की कीमत होती है। अब वो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी कीमत। अब तो सच बोलने की बड़ी आसान कीमत है ना, ट्विटर आपके हाथ में है, सोशल मीडिया, लफाफा लगा दें जी, लफाफा लेने वाला है। अगेन ये लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग है जो अब हुकूमत में पीटीआई कभी आपने ऐसी कौम देखी हो कि जो हर बंदे के बारे में बगैर किसी तहकीक के तबसरे करती हो, वो इल्ज़ाम लगाती हो, हर किसी को चोर बना देती हो? सर मुझे अभी थोड़ा सा आप कैसा दिया इसमें? वैसे पिछले दिनों इसका एक्सपीरियंस, सर मेरे पे खुद फतवे लगते हैं। आप भी लगाने वालों में शामिल हैं? सर मैंने अभी तो जो मेरे पे लगे वो बता दूं सर, मुझे कोई सबूत दे दे। मेरा ख्याल है हम उस एक्सपीरियंसेस बताएं। हाँ वही बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फतवे से मुराद ये कि हमने किसी पार्टी से पैकेट ले लिया है या किसी पार्टी से लिफाफा ले लिया है, तो हमें वो बंदा भी बताएं जो हमें आके लिफाफा देता है, या हमारे काम को इस हद तक सर आता है कि हम उस पार्टी की तरफ टिल्ट कर जाते हैं। वैसे एक कमीशन बनना चाहिए। वैसे ये जो रोज़ाना इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, कम से कम कमीशन बने कि जो कहे कि ये इंसाफियों ने लिफाफे पकड़े हैं, उनके नाम भी सामने आ सर ताकि पता आएंगे भी सर। अच्छा, शायद आ भी सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि समटाइम आप भी और हम भी स्क्रीन नोट कर रहे होते हैं ना सर। अब आप जैसा बंदा बहाव के बिल्कुल उल्टा चल रहा है। क्या किसी शख्स की ओपिनियन को, इख्तिलाफ राय को आप समझ सकते हैं कि ये ज़रूर ब्राइब हुआ है? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूर ब्राइब होगा, ब्राइब ज़रूरी नहीं है, जाहिर बात है हम इंसान, लेकिन किसी की राय तो हो सकती है फर्द की। बिल्कुल वो हो सकती है, मगर इधर फ़ौरन से पहले किसी को एक रिश्वतखोर या किसी को अकरबा परवर गर्दानने में कोई अब तो सोशल मीडिया ना सर, 1 मिनट से पहले अब हम लाइव के सोसाइटी के इतने करैक्टर्स हैं, उनको अगर उनके ऊपर अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, या अपने इस सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, या यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, या अपने इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी राय है, हम उसको राय देने में तो अपना हक रखते हैं, लेकिन उस राय को आप इतनी सख्ती से रेजिस्ट करते हुए हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें कि नहीं इसके पीछे दरअसल ये बैकग्राउंड है, हालांकि हमारे वहमो गुमान में भी ये नहीं है, तो मेरा ख्याल है बोलने वाले को सर तनकीद का सामना रहता है। इसलिए बोला ना, जैसे एक बार इंसान डरता है तो एक बार मरता है, बस एक बार ही डर है, उसके बाद देखी जाएगी। तो मतलब ये जो आपने बात की ना, ये लोगों के हवाले से बात की, लेकिन अभी पिछले दिनों में हमने देखा है कि ऊपर के लेवल पे भी सहाफियों पे इस तरह के इल्जामात जो हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून याद आती है ना वैसे बड़ी, बिल्कुल इस तरह के इल्जामात जो हैं वो बात की, फिर लिफाफे वो हुकूमती सतह से भी लगाए कुछ ना कुछ वो बर्दाश्त कर लेते थे वैसे, है ना? हाँ जी। यहाँ तो बड़ा सेंसिटिव है, 440 का करंट है। हाँ जी बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आयशा ज़रूर बोले, लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़ोर से आ रही है, तो इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, पीटीआई से मोहब्बत और इमरान खान साहब से उम्मीदें मेरी पर्सनली भी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगता है कि इनके ऊपर हम लोगों ने भी खुद ज़्यादा चेक रखा हुआ है, बिकॉज अल्लाह की कुदरत है कि इमरान खान साहब हर वो काम कर रहे हैं जो वो ऑपोजिशन में बैठ के कहते थे कि मैं नहीं करूँगा। आपने तो वोट दिया था ना पीटीआई को? ये तो मेरा सीक्रेट है, और तो बताना चाहिए। सलमान साहब ने दिया था। मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है। आयशा ने भी दिया था पीटीआई को। सर मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है। मैं भी होपफुल हूँ। देखिए मियां साहब के कहने पे वोट दिया था, अपनी मर्जी से दिया? नहीं, बिल्कुल अपनी मर्जी से दिया था, बिल्कुल अपनी मर्जी से दिया था। मेरी अपनी राय है भाई, मैंने मियां साहब के कहने पे क्यों वोट देना था, उनकी जहाँ मर्जी वो सुन रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे होंगे, घर जाके पता चलेगा आपको। बिल्कुल अपनी बात, लेकिन आप भी उनकी बीवी हैं, आप बताएंगे कि मैं लूंगी जवाब। मलिक साहब इतनी चलती है मेरी, मैं दे लूंगी। तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि हर जगह पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, मतलब सबको आप क्लीन चिट भी नहीं दे सकते और सब पे आप इस तरीके से इल्जाम भी नहीं लगा सकते। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आप नाम लें, आप बताएं जो भी माफिया मीडिया के अंदर घुसा हुआ है, आप उसको स्पेसिफाई करें, नाम लें
और इस तरीके से तमाम जो लोग बड़ी जांफशानी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे कोलीग्स हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है। यहाँ पर रिपोर्टर्स कत्ल हो जाते हैं। आपको कराची के जो एक रिपोर्टर सिंध से, इंटीरियर सिंध से थे, उनको जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। तो आप उनकी कुर्बानी को इस तरह से ज़ाया मत करें और इस तरह से उम्मीद रहने में कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ये IPPs वाला मसला हल हो जाए, पता चले करारवा की सजा मिल जाए, शुगर माफिया को मिल जाए, पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम हो जाए, हॉस्पिटल्स अच्छे हो जाए, मैं सैल्यूट करता हूँ इमरान खान साहब को। मुझे अभी भी उम्मीद ऐसा हो सकता है, करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। कोरोना ने हमें ये तो बता दिया ना कि हमारा पुअर तरीन सिस्टम हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता ऐसे ही लोग करते हैं सर। हो सकता है, इमरान खान चाहे तो क्या नहीं कर सकते? क्या कुछ नहीं हो सकता सर? इमरान खान साहब बड़े एम्बिशियस हैं। उन्होंने सोचा, मतलब कौन सोचेगा कि एक वर्ल्ड कप का जो विनर है, जिसने अपनी पूरी कमाई अपने वर्ल्ड कप हॉस्पिटल बनाने के लिए लगा दी, वो एक दिन सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना, और देखते 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 वो प्राइम मिनिस्टर कुछ ना कुछ तो है ना। मुझे तो लग रहा है कि बिनिश का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अपडेट हो गया कितना? काफी अपडेट। सर सच बोल रही है सर। मैं सच बोल रही हूँ सर, और मैं शो में भी यही सच बोलती हूँ। ये देखिए सर, फौरन फतवा है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सर ये देखिए सर, बात हमारे घर में ही खराब है ना सर। अभी उस्मान साहब ने फौरन बिनिश पर इल्जाम लगाया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आप यही कहना चाह रहे थे ना? सच बोल सर ना करें ना सर, पूरी बात सुनो ना यार। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सच बोल रही है। लेकिन अब देखे ना, अगर शायद अफरीदी साहब भी मैदान में आ गए हैं, वो खिलाड़ी मैं तो समझता हूँ कि शायद अफरीदी साहब जो है इस मुल्क की उम्मीद है। माशाल्लाह वो तमाम तर सलाहियतें उनके अंदर हैं। के बाद अब अफरीदी साहब अगले 15 हमें जो है जो भी काम इस मुल्क के लिए कोई भी फर्द करना चाहे उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो जमहूरी प्रोसेस से गुजर के आए। अगर शायद अफरीदी साहब जमहूरी प्रोसेस, फ्री एंड फेयर इंतखाबात जीतते हैं, पॉपुलर एक फिगर बनते हैं, अगर वो वज़ीर आज़म बनने के अहल है, किसी ने नहीं रोका, आइन क्यों इजाजत देता है। अगर बन जाए तो मेरा ख्याल है तो क्यों नहीं हम उनको। सियासत किसी के घर की खेती थोड़ी है, कोई नहीं हो सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री मीडिया चैलेंज रहा है ना पाकिस्तान में हमेशा। एग्जैक्टली ऐसा ही आज भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यस। और ये दोनों सर वो 14 नकात मुझे आज भी याद है सर, डी चौक के, जिसकी बिना जब TORs बन रहे थे, तो TORs में मैं उधर ही मौजूद था। तो TORs में हमेशा यही बात होती कि इलेक्शन के सिलसिले में एक ज़बरदस्त इनकलाबी इक़दाम करने, और वो TORs में बार बार ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और इस तरफ से भी लोग, PTI की तरफ से भी लोग शामिल होते थे। सर लगता था कि ये हो। हाँ, मैंने कहा ना, इमरान खान साहब कर सकते, उम्मीद है कि कुछ TORs ऐसे डेवलप कर दी जाए कि कोई सोचे भी ना कि पाकिस्तान में कोई जाली वोट डलता है। प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर रह गया, इसको समेट लें थोड़ा सा ना। एक आध चीज़ें आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तो आप पैगाम दें हम पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ओपिनियन मेकर, कि हमें ईद की खुशियों में हमें करना क्या चाहिए, फिर ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के दौरान भी। दूसरा एक ये भी बताइए कि कभी कभी कोई ऐसा काम करके मीडिया के दौरान कभी आपको खुद होता हो यार ये तो बड़ा ही पांडी हो गया, आपने तो माना नहीं खैर कोई पांडू है कभी? बिनिश को बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। सर हुआ नहीं है क्योंकि बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ रही है। अगर हुआ होता तो मैं देखे ना, तो मैं यहाँ पर बैठी नहीं होती, वो वायरल हो जाता। सोशल मीडिया का दौर है, भंड नीरज को गलती बना के दिखा दें आप। और इसका क्रेडिट जो है मैं अपनी टीम को दूंगी, राना काशिफ साहब को दूंगी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। बिकॉज़ कबल बसी बात कर लेना, मेरे साथ 101 मैं बता सकता हूं बिनिश की। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली एंकर्स आयशा ने जो भांड किए मैंने बताने नहीं, लेकिन भांड दो बड़े बड़े किए। तौबा या अल्लाह, आयशा माफ कर दो, हम तुमसे ये सवाल ही नहीं करेंगे। वैसे तो ज़ाहिर नहीं किए होंगे, ज़रा वो तो भंड ऐसे हैं कि जो आलमी सतह पर मशहूर हुए हैं। लेकिन नॉर्मली एंकर्स के साथ ये होता है कि उनको बताना पड़ता है कि लेकिन जो खलील रहमान कमर साहब और मारवी सरमद की लड़ाई आयशा ने करवा दी ना, ऐसी लड़ाई मेरे ख्याल में वो दोनों को मशहूर करवाने में इनका हाथ है। जी सर, इतने दोनों मशहूर नहीं थे, बड़े मशहूर थे अपनी बातों नहीं, आयशा भी मशहूर हुई है। सारा क्रेडिट ना दे दे। नहीं आप देखो फिक्स मैच, लोग कहते हैं फिक्स मैच था। वर्ल्ड फेमस मलिक साहब ये देखिए ना, अब ये भी वही वाला इल्जाम है जिन इल्जामात की आप बात कर रहे हैं कि लिफाफे लेने का इल्जाम लगा दिया। फिक्स मैच का लाइव शो हो रहा था, उसमें क्या फिक्स था? 5 मिनट पहले आके गेस्ट बैठे, मैंने क्या फिक्सिंग करनी थी? ऐसे डर की गेस्ट अपने घर से कुछ फिक्स करके आया कि आज तो मैंने ये करना ही करना है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैं कुछ फिक्स करके नहीं बैठी थी। खलील रहमान कमर सब, मारवी शर्मा सब जब बोले आप तो ऐसे डर के बैठ गई थी। जब मुश्किल मरला था वैसे। ऑब्वियसली देखिए मेरी बात सुने मलिक साहब, अगर मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है तो ये पहली दफा हुआ था कि नेशनल टीवी पे बैठ के कोई इस तरह की गालियां देना शुरू हो जाए, तो ये आपके लिए शॉकिंग होता है और ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई उस तरह की चीज ना मारवी को ऐसा करना चाहिए था ना, कमर साहब को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, बीइंग एंकर अपने ऊपर रखे ना तो उस वक्त बाकी स्टैंड होना बनता। जैसे ये चलें, इस कोरोना में हमें करना क्या चाहिए आजकल, आप क्या समझते हैं?
जो इस वक्त इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं ठीक किए जा रहे हैं? सर हुकूमत जिस हद तक कर सकती है, जितनी हमारी इकॉनमी इजाज़त देती है, उस हद तक तो 12,000 रुपये से लेकर और राशन तक ये तो सब दे रही है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। हम असूलन इस 2 महीने की वजह से हम शायद कुछ दिहाइयाँ पीछे चले गए। लेकिन डर और खौफ जो है कि ईद के बाद कोरोना के वायरस फैलने के इम्कान 14 दिन तो लगेंगे ना सर? नहीं, ये तो बात है, और इस पे जो माहिरीन है उसको प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि हमारा जो जून का मिड है शायद वो हमारा पीक हो, क्योंकि आप देखें ना मूवमेंट बड़ी तेज़ी से हुई है कि लोग बड़े शहरों से देहात की तरफ गए, और हमारे देहात में अभी तक अल्लाह का शुक्र है उस तरह का वायरस नहीं फैला था। अब शहरों से अगर लोग अपने गांव में गए हैं, दूर दराज देहात में गए, और इस बात का खदशा मौजूद है, अल्लाह करे कि ये इसमें ना हो, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि छोटे शहरों और कस्बात में भी ये वायरस फैल सकता है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि जो लोग इस वक्त वहाँ ईद मना रहे हैं, गए हैं, वो अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लेकिन बात फिर वो ये कि हुकूमत डंडा लेके किसी के पीछे नहीं पड़ सकती। अभी हमने देखा कि हमने रिलैक्सेशन दी, रमज़ान के अंदर जो शॉपिंग मॉल खुले, बाज़ारों के अंदर जिस किस्म का आवाम का रवैया था कि मलिक साहब, मैं इस चीज़ से उतना आई एम सॉरी उस्मान साहब, मैं इस चीज़ से इसलिए अग्री नहीं करती क्योंकि हमने बाहर के ममालिक में देखे बड़े भारी जुर्माने लगाए गए। ये जो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि डंडा लेके हम पीछे नहीं पड़ सकते, डंडा लेके नहीं पीछे पड़ सकते, लेकिन आप सजा और जजा का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा आप नहीं अपनी चीज़ों पर अमल करा सकते। आई एम सॉरी, मुझे प्रोग्राम को चूँकि वाइंड अप करना है, प्रोग्राम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया आशा इत्थाम, उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बीनेश और सलमान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था ईद के दिनों में एक हमारे लिए फिर एक ऐद करने का दिन है। रमज़ान मुबारक में जैसे हम अल्लाह से वादा करते हैं कि हम उसके अहकामात पे अमल दरामद करेंगे और कोशिश करेंगे पूरे 1 साल के लिए इस अपने ट्रेनिंग को लेके चलें। कोरोना का एक पैगाम भी है, वो पैगाम क्या है कि हम मिलकर बांटें, मिलकर खाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें, इंसानियत को बचाने के लिए। और इंसानियत को बचाना बीमारी से बचाना नहीं है, बल्कि उनकी माली मुश्किलात में भी एक दूसरे की मदद करना है। ख़ानदान जब जुड़ जाते हैं, अफराद जब जुड़ जाते हैं, महल्ले के लोग जब एक दूसरे के साथी बनते हैं, गम में शरीक होते हैं, तो ऐसी सोसाइटी एक बेहतरीन सोसाइटी बनती है। हम जिन सोसाइटीज़ की मिसाल दिया करते हैं और ख़ास तौर पर हम जिनको बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं, उन सोसाइटीज़ के अंदर ये जान मौजूद है। वहाँ लोग मरने से पहले बड़ी बड़ी अपनी पूरी जायदाद वक्फ कर जाते हैं, चंद हिस्से छोड़ के अपनी फैमिली के लिए बाकी सारी जायदाद, सारी ज़िंदगी की कमाई वक्फ कर जाते हैं, हॉस्पिटल्स के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए। हमारे यहाँ अगरचे बड़ी खैरात की जाती है, बड़े मुखिर रज़ा भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा ही जज्बा होना चाहिए कि जिसके पास बहुत बड़े वसाइल हैं वो अल्लाह के राह में जितना खर्च करेगा इतना ही आखिरत के रोज़ वो इसका अजर पा लेगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात भी होती रहेगी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के साथ। ईद का प्रोग्राम था, कुछ अच्छी बातें, कुछ लाइट बातें, और साथ इस कौम के लिए एक पैगाम भी कि हमें सब ने मिलकर इस वायरस का मुकाबला भी करना है और पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही है ईद की, और लेकिन सियासत की बात ना हो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो मेरे आज सामने मेहमान बैठे हैं इनका काम रोज़ाना ख़बरें पढ़ना है, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करना है, तबसरे करना है, तज़िये करना है, और फिर ईद पे भी खाने पे बैठ के भी ये तबसरे ईद के नहीं करते। अमूमन तौर पे अक्सर देखा जाता है कि ये हुकूमत पे, जैसे हमारे खोखे पे भी चले जाए ना किसी चाय पीने वाले के पास, चाय बनाते पूछता है हुकूमत कैसी जा रही है। तो मेरे ख्याल में सियासत के बगैर पाकिस्तान के एंकर्स जिंदा भी नहीं रह सकते। मलिक साहब, ये तो आपने हमें बड़ा ड्राई पोर्ट्रे कर दिया। नहीं मैं तो जी सियासत के अलावा नहीं, मैं देखिए कुछ बातें सच्ची हैं। वीर चलिए ये बताइएगा, ईद है, ईद पे सच बोलना चाहिए। वैसे ईद सच बोलना चाहिए, वैसे झूठ बोलना। इमरान खान के आपको मुखालफ इतना तस्वर क्यों किया जाता है? ये एक नोशन है, इशू टू इशू शो होता है, और इशू टू इशू। गुस्सा क्या आपको इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुल्क के? नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है, मुझे इमरान खान साहब बहुत पसंद है। जब आप इंटरव्यू देती इतने गुस्से में, इमरान खान साहब ये मुल्क ऐसे। सर रिश्तेदार तो नहीं आपके नून लीग में? मेरा हर इंट्रो और मेरा हर जो खबर है, जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, वो मेरा एनालिसिस होता है और वो लॉजिक पे बेस करता है। खबर मैं नहीं लेकर आती, कैबिनेट मीटिंग से खबरें निकलती हैं, खबरें हमारे रिपोर्टर्स लाते हैं, उनके ऊपर मैं अपना शो करती हूँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाकर शो करती हूँ। तो मुझे ये समझ लगता है कि ये सिर्फ एक नोशन है जो बिल्टअप कर दिया गया। मेरा कोई भी शो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन, हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन के बगैर नहीं होता। बहुत से मामला आते हैं, सैलरी बढ़ने का मामला हो, सैलरी कम होने का मामला हो, हर इशू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ मौजूद था। और अगर वो अपनी पार्टी को सही से डिफेंड नहीं कर पा रहे मेरे शो के अंदर, और उसके अंदर उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद अगर एंकर का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा दिख रहा है,
सो दे नीड टू चेक इन देयर पार्टी। आपकी सहेलियां कहते हैं लोग PMLN से ज़्यादा हैं, PATA से कम है आपकी सहेलियां। मेरे ज़्यादा दोस्ती PTI में है, अच्छा। टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये इस तरह की दोस्ती है जो कि आपके एक वर्किंग रिलेशन होते हैं, बिकॉज हमारा उठना बैठना सियासतदानों के साथ है। 3 साल इस शो चैनल पे हो गए हैं शो करते हुए, 4 साल इससे पहले चैनल में शो कर रही थी, ऑल टुगेदर 7 साल हो गए हैं शो करते हुए। 7 सालों में बहुत से लोगों के साथ दोस्तियां हुई हैं, बहुत सीनियर लोगों के साथ। एक जर्नलिज्म में आपको कितना अर्स हो गया ये भी बता दें ताकि हम उम्र का अंदाजा लगाएं। आए हुए नहीं, आप मुझसे उम्र भी पूछ लेंगे, मैं आपको उम्र भी बता दूंगी, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस मैंने लिया वो 22 साल की उम्र में तो ले नहीं सकती। पढ़ के आई थी, प्लान करके आई थी, स्ट्रगल करके आई हूँ, रिपोर्टिंग से करियर का आगाज़ किया, लॉबी से नहीं आई हूँ, सिफारिश से नहीं आई हूँ, तो इतनी तो वक्त। उम्र का नाम लेते अच्छा, हैं, रंग सुर्ख हो गए, छोड़ देते हैं। चलिए एक बिनिश के बारे में नहीं, उम्र का जिक्र ना करें। आज मैं नहीं इंतशाफ करते। कर लूँ बिनिश के बारे में। बिनिश जब इस प्रोफेशन में एज ए रिपोर्टर इसने ज्वाइन किया था मुख्तलिफ, तो एक निजी चैनल सबसे पहला चैनल बिनिश का था। तो बिनिश की शख्सियत को देखते हुए और जिस तरीके से बिनिश बोलती है तेज़ तर, तो एक उस चैनल पे बुलेटिन शुरू किया गया था सिर्फ बिनिश को देखते हुए, तेज़ तर, कामा फुल स्टॉप के बगैर, कॉमा फुल स्टॉप के बगैर। और उसमें नॉन स्टॉप खबरें बिनिश पढ़ा करती थी, जैसे तेज़ गाम चलती है ना, तो उसका बुलेटिन का नाम ही तेज़ तर था। याद है बिनिश को? जी जी, जरा उसके बारे में बताओ। दैट इज माय फर्स्ट बेबी, उसको तो हम भूल नहीं फर्स्ट सकते। बेबी, और उसमें बिनिश को देखते हुए कि ये टट हर वक्त हमने कहा यार ये एंकर होगी। कहते हैं सलमान हैदर अदाकारी करता है, खबरें नहीं पढ़ता, ये क्या है? सर जो मुझे पुराना जानते हैं उन्हें भी पूछ लेंगे, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, भी आपके सामने भी ऐसे। अभी तो आप स्टाइल वही मार रहे हैं सलमान खान। सर ऐसे ही हो ना, बंदा घर में भी ऐसे बात करता है, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ सर। लेकिन खबरों में भी स्टाइल आपका वही लगता है। किसको कॉपी करता है सर? ये तो बेसिकली ट्रेनिंग्स काउंट करती है सर। मेरे पीछे ट्रेनिंग्स का एक माशाल्लाह एक बहुत बड़ा वेट है। यानी साफी ना होते तो अब क्या होते हैं, अदाकार होते? सर साफी ना होता तो किसी अथॉरिटेटिव प्लेस पे होता। क्या करते हैं? यानी मैं कोई CSS कर लेता या कुछ ऐसा करता, यानी मैं कुछ माशरे की बेहतरी के लिए कुछ करता जरूर। मसलन क्या करते हो? वेरी फ्रैंकली, यानी जब मैंने अपना शायद अफरीदी साहब के साथ आपका नाम भी लगा दूं। नब सर, नब ये इसके लिए वज़ीर आज़म होना जरूरी नहीं है, एक छोटी कैपेसिटी से तो शुरू करें। यानी आप किसी नर्सरी में नहीं अभी? अब नहीं, मैं होना भी नहीं चाहता। अच्छा चलें, मेरी नर्सरी आप ही है सर, आप ही हमें ट्रेन करेंगे। लेकिन सर बेसिकली ये चीज़ है कि मैं कुछ करना चाह रहा था, और बाकी जो मैं करना चाह रहा था, मैं ये नहीं कहता वो मुझे बचपन से शौक था या ये था। हाँ, मैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ चेंज करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी है पुलिस फैमिली सारी घर की, तो मुझे ऐसा लगता था। फिर ये जो ट्रेनिंग्स है ना सर, ये बड़ा मैटर करती है। मेरे पीछे स्काई है, मेरे पीछे BBC की ट्रेनिंग है, वॉइस ऑफ अमेरिका की है, रॉयटर्स की है। जब आप इतनी ट्रेनिंग्स का वेट लेके फिरते हो ना सर, फिर ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं। हमारे ऊपर रोब झाड़ रहे हैं? नहीं सर, आप तो इन सबको ट्रेनिंग करने वाले हैं। हम जगह चेंज कर लें, है ना? प्लीज जेलस ना हो जाओ ना यार, ठीक है। फिर भी मतलब मैं कह रहा हूँ सर, फिर ऑटोमेटिकली फिर आपने एक अलग से स्टाइल, जब इतने टीचर्स आपके बीच में हो, अब ज़िया साहब ने जिसको सिखाया हो, और आप कह लें राहत काज़मी साहब ने जिनको सिखाया हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी में उनका असर होता है सर। बड़ों का, वो सब बड़े हैं बताने वाले। फिर एक स्टाइल ऐसे लगता नहीं है मैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब, लेकिन लगता है ना आपकी ट्रेनिंग की बात नहीं हो रही, मेरी ट्रेनिंग की। अगर ऐसे दाढ़ी लगा दें और हाथ में दे दें कोई गन शन, तो तुर्की का ड्रामे से बड़ा मिलते जुलते हैं। अच्छा, अब अर्तुगरुल लगा दे सर, है ना सर, वो तो पापड़ के ऊपर भी है सर। सलमान कैन बी अ वेरी गुड मॉडल। आई मीन इतने इन फिटनेस के बड़े। आयशा शाम अगर एंकर ना होती तो क्या होती? आयशा इत्तेशाम अगर एंकर ना होती तो सिंगर होती है। आयशा बहुत अच्छा गाना गाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि आने वाला है सामने से। और आयशा आज एक दौर में रहा शौक, मलिक साहब सिंगिंग का रहा शौक, लेकिन नहीं टीवी से रिलेटेड कुछ करना था, क्योंकि बचपन में वो जो होता है ना कि वो पूत के पाँव पालने में कुछ इस तरह की पालने में नजर आ जाते हैं, तो कुछ इस तरह की कहावत है, तो वो शीशे के सामने एक्टिंग या इस तरह की कोई चीज़ तो होती रहती थी, तो वो समहाउ फिर एक्टिंग की तरफ जाने की उस तरह से इजाज़त नहीं मिली, और फिर मुझे लगा कि वो बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को लगता है कि शायद ऐसे हो जाता है, लेकिन वो वाकई मुश्किल काम है, तो वो करना कुछ टीवी से रिलेटेड था, ये शुरू से पता था। लेकिन लोग कहते हैं ख्वातीन के लिए इस फील्ड में, मीडिया की फील्ड में बड़ी मुश्किलात हैं, आप एग्री करती हैं इस बात से? मुश्किलात किस किस्म की मुश्किलात की आप बात करते हैं? हर्डल्स हैं खातून के लिए, रिपोर्टर बनना हर्डल्स है, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम, फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली ये तो होती हैं, लेकिन फिर जो हेड ऑफ द फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रहा हो और आपको आप पे उसका ट्रस्ट हो और तमाम चीज़ें आप साथ लेके चल रहे हो, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। मियां भी साफी हो, बीवी भी साफी हो,
हाँ, शुरुआत तो ऑब्वियसली आपके अपने घर से होती है ना, आपके फादर अगर आपको ट्रस्ट होता करते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं, तो हमारे यहाँ लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे फादर तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आप भी गाड़ी का शीशा नीचे करके आती है, जानते नहीं एंकर की बीवी हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल जो वायरल वो तो स्टफ बैरिस्टर की बीवी भी कह सकती है। हाँ, आजकल वायरल स्टफ के ऊपर बहुत बात हो रही है। वो नहीं, वकील को रोकना भी बड़ा मुश्किल है। ऑफिस में हम पे रोक जाती है ऐसे। मैं खुद एंकर हूँ, मतलब ये तो फिर आपने वही वाली बात कर दी ना, वो जो हमारी सोसाइटी में नहीं, मैं ये बात बताऊँ आपको, एंकर को रोकना, पुलिस वाले को रोकना, वकील को रोकना बड़ा मुश्किल काम है रोड पे ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए बेचारे को। सर एंकरों की तो गर्दन पतली होती है, उनको आप रोक सकते हैं। आप आयशा से गाना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे सुना नहीं रही है गाना। आप लोगों को महरूम रख रहे हैं इसके हिडन टैलेंट। और सर इसके बाद बीनी से आपने खरी खरी सुननी है, ये गाना सुनाएगी, ये खरी 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 सुनेंगे, नोटिस आ जाएगा पहले काफी भुगता चुके हैं, बहुत भुगत चुके हैं इसकी। गाना कोरोना पे ईदी है, गाना कोरोना पे नहीं आता। देखिए अभी तो मैं वो मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ, इतने अच्छे कपड़े पहन के। मैंने पूरा महीना जो है कोरोना से इतना डराया है। अच्छा, कपड़े स्पॉन्सर्ड है? मुझे पता था ये यहाँ से आने वाली है, ये पिछले ईद शो में मेरे साथ ये वैसे कर चुके हैं। तो सलमान कपड़े मेरे पास भी होते हैं, लेकिन डिजाइनर्स की ख्वाहिश होती है कि आप हमारे कपड़े पहन के बैठे और थोड़ी प्रमोशन हो जाए। ये आपके सवाल का जवाब है। तो मेकअप मैं कर रही हूँ मलिक साहब, आज के पूरा महीना इतने डॉक्टर्स को लेके इतना डराया है। ऑब्वियसली डराना बनता भी था, एक अवेयरनेस देनी थी, तो काफ़ी सीरियस मोड में शोज़ होते थे सीरियस कपड़ों के साथ। तो आज हमने कहा थोड़ा मेकअप करें ज़रा, क्योंकि आज भी लोग घरों में ही बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, तो वो ज़रा इंटरटेन हो जाएं हमें ज़रा अच्छे कपड़ों में देख के। तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ें, क्योंकि एक तनकीद ये भी की जाती है मीडिया पर्सन पर, टीवी के लोग जो होते हैं कि खुद तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आप बैठे हुए हैं, तो आपने हमें कहा जी शॉपिंग ना करें, एक दिन ईद का जोड़ा नहीं पहनेंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल। चलिए एक ब्रेक ले लें, छोटी सी एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उस्मान साहब से पूछेंगे कि बड़े एक ऐसी शख्सियत के साथ उस्मान साहब बैठते हैं कि जो लगता ही है कि आज शाम कोई ना कोई मुल्क फतह करके ही वो प्रोग्राम बंद होगा, और ये मकबूल जान साहब के साथ, उनके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे उस्मान साहब से एक ब्रेक के बाद।